2022 के इलेक्शन में हम चुनाव लड़ेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा का हम हिस्सा हैं, जिसमें 10 पार्टियां हैं, जिसके कन्वीनर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। 2017 में भी हम चुनाव लड़े थे यूपी के अंदर विधानसभा का, जिसमें 36 सीटों पर, जहां हम एक सीट पर रनर रहे। संभल में 60,000 से ज़्यादा वोट हमने हासिल किया। बाकी हम 2 सीटों पे हमने थर्ड पोल किया था, 5 लाख वोट हमने हासिल किया था। और जब से मैं 5 सालों से उसमें हमको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मैं संगठन पे काम कर रहा हूँ। जो भी कमी थी हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उस सिलसिले में पूरे प्रदेश में एक विधानसभाओं में जा कर के मैं रिव्यू मीटिंग कर रहा हूँ। और हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम इस मर्तबा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपने उम्मीदवार को जिता करके भेजें। रहेगा जो आपने सवाल किया कि प्रबुद्ध सम्मेलन, तो सर हम कोई प्रबुद्ध सम्मेलन करने नहीं जा रहे हैं। हम तो उनका सम्मेलन करेंगे जिनके घर वालों की लाशें गंगा में तैर रही थी। हम उनका सम्मेलन करेंगे जिनके घर वाले ऑक्सीजन और दवा के बगैर मर गए। हम उनका सम्मेलन करेंगे 2017 में बीजेपी ने जिनसे बड़े बड़े वादे किए थे और एक भी वादे पूरे नहीं किए। हम उनका सम्मेलन करेंगे जिनकी नौकरियां चली गई। हम उनका सम्मेलन करेंगे जिनको नौकरियां नहीं दी गई कह करके। तो हम ऐसे लोगों का सम्मेलन, हम किसी जात विशेष का सम्मेलन करने नहीं जा रहे हैं। MIM पार्टी सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है। MIM पार्टी वंचित समाज की आवाज़ है। हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर तमाम लोगों की, वंचित समाज के लोगों की बात करते हैं। वंचित समाज में मुसलमान भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, फॉरवर्ड भी है, जो अपने अधिकारों से वंचित है। हम उनका सम्मेलन करेंगे। यानी कि MIM सम्मेलन करेगी, क्योंकि आपने जो बताया उसमें सबके सब है। दूसरी चीज़ ये आर्य सम्मेलन के बाद कब ये सम्मेलन होगा, कब से इसकी शुरुआत होगी, कहाँ कहाँ पे किया जाएगा? देखिए, इसकी शुरुआत तो हम लोगों ने कर दिया है। आपने देखा होगा कि पिछले महीने में 2-3 मरतबा ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आए और हमने पूरे प्रदेश में अपने ऑफिस हमने 4 जोन में बांट दिया है पूरे प्रदेश को। और हम जोन बना करके उसमें हम काम कर रहे हैं। हमारे ऑफिस भी ओपन हो रहे हैं। तो हम काम तो शुरू कर चुके हैं। ओवैसी साहब का आना भी शुरू हो गया है। अगले महीने में फर्स्ट वीक में जो है ओवैसी साहब का, जी हाँ, अगस्त में कानपुर, फतेहपुर और इलाहाबाद का, और उसके फ़ौरन बाद 1 हफ्ते के बाद जो है गोरखपुर का दौरा करेंगे। वहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगे, जो वंचित समाज के लोग हैं। पार्टी के लोगों से, संगठन के लोगों से मुलाकात करेंगे। तो उसमें ओवैसी साहब खुद मौजूद रहेंगे? जी हाँ, वही आएंगे। यस, वही आएंगे। मैं तो रिव्यू मीटिंग कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन को मैं चेक कर रहा हूँ। अभी ये जो सम्मेलन अभी अगस्त तक है, उसके आगे और भी गाइडलाइन नहीं, लगातार ओवैसी साहब का यूपी में तो वैसे बिल्कुल बच चुका है चुनाव का, उनका भी आना शुरू। देखिए, ओवैसी साहब तो 2014 से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। बल्कि अगर ये मैं कहूँ कि 2014 में पार्टी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई, उसके पहले ओवैसी साहब, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, वहाँ भी ओवैसी साहब आए हुए थे और बहुत सारे प्रोग्रामों में शिरकत की थी। और पार्टीज को ये आपका जो भागीदारी मोर्चा है और इसको किससे जोड़ने की बात करें, क्योंकि अभी जैसे TMC ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने, कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी भी आएगी। तो धीरे धीरे कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उसकी वजह से आपकी जो एंट्री हुई है उसकी वजह से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि वोट बैंक डिवाइड होगा। ये हर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है। देखिए, सवाल ये है कि मुसलमान वोट किसी के बाप की जागीर तो नहीं है, या मुसलमान वोट किसी बेवा का माल तो नहीं है। हाँ, जो चाहे वो लूट ले जाए। समाजवादी पार्टी 4 मरतबा मुस्लिम वोटों से इक़्तिदार पर रही है, 4 बार। लेकिन आप मुझे बताइए कि 4 बार हुकूमत करने वाली उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को क्या दिया? मुजफ्फरनगर जैसे दंगे दिए, मुसलमान सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, गोपाल कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी गई। मुसलमान हिंदुस्तान में दलित से बदतर है। सवाल ये है कि मुसलमान अगर पसमानदा है तो उसकी जिम्मेदार कौन? हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं डाला। अगर मैं ये कहूँ कि मुसलमानों ने बीजेपी को कभी नहीं वोट डाला, लेकिन एक मुसलमान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है।
भाई टीएमसी का क्या है उत्तर प्रदेश में, आरजेडी का क्या है उत्तर प्रदेश में, जेडीयू का उत्तर प्रदेश में क्या है, एनसीपी का क्या है, शिवसेना का क्या, ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा नहीं होगा। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमको क्यों लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड हैं, 14 एमएलए हैं हमारे, 2 एमपी हैं हमारे पास, तो हम क्या यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में? इससे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। दूसरी बात, भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आपका गठबंधन, आप उसके पार्ट है, कितनी सीटों पे एमआईएम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है, और क्या रहेगा कि अगर सबके हिसाब से मुख्यमंत्री का चयन, उप मुख्यमंत्री का चयन हो? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैंने 100 सीटों को आइडेंटिफाई किया है और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ, लेकिन आखिरी फैसला भागीदारी संकल्प मोर्चा के कन्वीनर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे। जो भी सीटें हमको अलायंस में मिलेगी उस सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा ये चाहता है और मैं भी ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए सपा अकेले नहीं रोक पाएगी, न ही बसपा रोक पाएगी। सपा बसपा का अलायंस भी बीजेपी को 2019 में नहीं रोक पाया, कांग्रेस समाजवादी का अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाया। मैं ये चाहूँगा कि हमारे दरवाजे सारे दलों के लिए, जो सेकुलर दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके उनके लिए ओपन है, वो आए और उनका वेलकम है। एक महागठबंधन टाइप की जैसे सरकार, इसके बगैर बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। और दूसरी चीज़ कि आप मुझे बताइए कि विपक्ष खामोश है, विपक्ष अपने घरों में बैठा है। आप घर में बैठ करके रूम पॉलिटिक्स करके आप तो नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को, उसके लिए सड़कों पे आना पड़ेगा, बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है, आपने कहा कि 100 ज़्यादा एक्स्ट्रा करिश्मेटिक नहीं है क्योंकि 36 सीटें थी और 2017 में आपकी, उसमें आप नहीं जीत पाए, तो 100 सीट का अगर कर रहे हैं तो किस तरीके? 5 साल हमने काम किया है संगठन पे। उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में हमारा संगठन है और हम 403 सीटें तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा लड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐलान कर दिया है। 100 सीटों को मैंने आइडेंटिफाई किया है, मुस्लिम बाहुल सीट, हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये आखिरी फैसला मोर्चा करेगा कि हमको कितनी सीटें मिलेंगी। हमारा उस पर कोई विवाद नहीं है, जो भी सीटें मिलेंगी हम उस पर लड़ेंगे। पिछले 2017 में देखा गया था कि ये यूपी वेस्ट की जो मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट है, वहाँ पे समाजवादी की अच्छी सीटें थी और मतलब जीत कैंडिडेट बताया जा रहा था कि मजबूत थे, लेकिन एमआईएम वहाँ पे आई, जिसकी वजह से वोट बैंक डिवाइड हुआ और बीजेपी को उसका फायदा मिला। 2019 में हम पार्लियामेंट की एक सीट उत्तर प्रदेश में नहीं लड़े। पूरे इंडिया में 543 में हम 3 सीट पे अपने कैंडिडेट खड़ा किए। 2,14,000 से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीत करके आए, बीजेपी को हरा करके आए। 22 साल बाद हमने औरंगाबाद की सीट शिवसेना से छीना, इम्तियाज़ जलील साहब जीत करके आए। हम बिहार के अंदर किशनगंज में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, वो 3 लाख वोट पाए, लेकिन पूरे बिहार में एक सीट कांग्रेस जीती और वो सीट किशनगंज की थी, जिस सीट पर हम लड़े। हम कहाँ, हरियाणा में हम चुनाव नहीं लड़े, मध्य प्रदेश में हम चुनाव नहीं लड़े, राजस्थान में हम चुनाव नहीं लड़े, दिल्ली में हम चुनाव नहीं लड़े, तो फिर ये गोवा में हम चुनाव नहीं लड़े, मणिपुर में नहीं लड़े, मिजोरम में नहीं लड़े। वहाँ पे नहीं, यहाँ पे समाजवादी की वो सीटें मजबूत थी, उसको आप इस समाजवादी पार्टी 2019 में क्यों 5 सीट जीती भाई? हमने तो सेकुलर दलों को सपोर्ट किया था, हमने तो हमारे वोटर को कहा था, हमने कहा कि बीजेपी को छोड़ करके जो चुनाव, बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा अगर कोई दल पहुंचा रहा है उत्तर प्रदेश में तो उस दल का नाम कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज़ है। 2019 में आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि कांग्रेस की वजह से बीजेपी ज़्यादा सीटें जीत करके आई। कांग्रेस से कोई अलायंस करने को इसलिए नहीं तैयार है कि कांग्रेस के जहाज़ पे जो बैठा वो डूब गया। भाई तेजस्वी को डुबा दिया उन्होंने, 35 साल हुकूमत करने वाली लेफ्ट को डुबा दिया, 0 सीट पर आ गई वेस्ट बंगाल के अंदर। तो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज़ है, कांग्रेस के साथ इसलिए हम अलायंस नहीं। अब कांग्रेस ही बीजेपी को फायदा, और अगर मैं ये कहूँ गलत ना होगा कि कांग्रेस ही बीजेपी और बीजेपी ही कांग्रेस।